लीड रोल वाली इस फिल्म में श्रेया सरन, अनु कपूर, सतीश कौशिक जैसे कलाकार थे। ये फिल्म फ्लॉप रही थी। इसके बाद करीब 4 साल तक अक्षय खन्ना फिल्मी दुनिया से पूरी तरीके से दूर हो गए। उनके करियर और स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की अफवाह भी उड़ने लगी थी, लेकिन 2019 में जो फिल्म आई सैंक्शन 375 और 2022 में आई फिल्म दृश्यम 2 के साथ उन्होंने धमाकेदार वापसी की। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि घर में बैठकर पागल नहीं हो रहा था, बस अच्छी स्क्रिप्ट का इंतजार था। अक्षय खन्ना एक ऐसे स्टार हैं जो फिल्मों में काम करते हैं, लाइमलाइट और इंटरव्यूज से भी दूर रहते हैं। अब अक्षय अपने साउथ बॉम्बे के घर में अकेले रहना पसंद करते हैं। वो लेखिका रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट के बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि इसने मेरी जिंदगी बदल दी है। तो देखिए अक्षय खन्ना जो कि बेहद ज़्यादा सुर्खियों में इस वक्त आ चले हैं, इस मूवी के बाद से ही बेहद ज़्यादा उनकी प्रशंसा की जा रही है। ख़ास तौर पर उनकी जो एंट्री सीन्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने डायलॉग्स को डिलीवर किया है। देखिए कम मूवीज़ करते हैं, लेकिन जितने भी मूवीज़ उन्होंने की हैं एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद खासा लाइमलाइट वो बटोर रहे हैं। और कुछ ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं वो उनको बेहद अच्छी तरीके से अदा करते हैं, जिसके बाद से ही वो खासा लाइमलाइट में आ चले हैं। धुरंधर मूवी में उन्हें जो रहमान डकैत का कैरेक्टर निभाया है, उसके बाद से ही वो खासा लाइमलाइट में है। उनके कुछ डांस स्टेप्स भी बेहद ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। लोग उनको कॉपी करके तरह तरह की रील्स बना रहे हैं। बेहद स्पिरिचुअल वो हैं, बुक्स पढ़ने के बेहद शौकीन हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट हैं और अपने घर में अकेले रहना पसंद करते हैं। सीक्रेट बुक उनकी बेहद ज़्यादा फेवरेट है। वो बताते हैं, तमाम तरह के इंटरव्यूज आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा प्रमोशन करते हुए, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज देते हुए वो नज़र नहीं आते हैं, यानी कि इंट्रोवर्ट है, अपने आप में रहते हैं। और इसी तरीके से हमने देखा कि वो मूवीज़ में भी जिस तरीके का रोल अदा करते हैं, जितने एक्सट्रोवर्टेड वो रोल्स होते हैं, जितने एक्सप्रेशंस उनके उस मूवी के कैरेक्टर्स में रहते हैं, वो वाकई बेहद काबिले तारीफ। तो एक बार उन्होंने कहा था कि इसने मेरी जिंदगी बदल दी। ये बात उन्होंने एक किताब को लेकर कहा था। सीक्रेट वो किताब जिसको वो पढ़ना बेहद पसंद करते हैं, ये साफ बताता है कि वो बेहद इंटेलेक्चुअल भी हैं। अक्षय खन्ना का करियर किस तरीके का रहा है, ये भी कुछ जानकारियां आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। कैसे उन्होंने शुरुआत की, विनोद खन्ना के बेटे हैं और शुरुआती दौर में बेहद ज़्यादा फेमस वो बॉलीवुड में रहे थे। अक्षय खन्ना कि हिमालय पुत्र हालांकि असफल रही थी, कुछ खास ये बॉलीवुड में लाइमलाइट नहीं पा पाई थी। 1997 में अक्षय खन्ना की फिल्म बॉर्डर आई। बॉर्डर हालांकि ब्लॉकबस्टर रही थी। लेफ्टिनेंट के किरदार के लिए फिल्म फेयर का अवार्ड भी उनको मिला था और जाने माने स्टार वो बन गए थे। रोमांटिक से लेकर कॉमेडी तक फिल्मों में उन्होंने छाप छोड़ी है। चाहे वो रोमांटिक मूवी हो, कॉमेडी मूवी हो, हर एक में उन्होंने अलग किस्म का एक रोल अदा किया है। दृश्यम 2 और छावा से अब ग्रेट शेड किरदारों ने उन्होंने अब अपनी असली पहचान बनाई है। धुरंधर जैसी फिल्मों में ग्रे शेड किरदारों में उन्होंने अपनी असली पहचान दी। अक्षय खन्ना ने 1997 में हिमालय पुत्र से डेब्यू किया था। हालांकि हिमालय पुत्र कुछ खास नहीं चल पाई थी, कुछ खास नहीं बटोर पाई थी, लेकिन उसके बाद जो उनकी मूवीज थी जिसमें उन्होंने आर्मी रिलेटेड जो रोल्स किए थे, उसमें उनको खासा लाइमलाइट मिला। अब शादी पर क्या बोलते हैं अक्षय खन्ना, वो कहते हैं कि मैं खुद को मैरिज मटेरियल नहीं मानता। एक बार उन्होंने कहा था कि मैं कंट्रोल नहीं देना चाहता, वो किसी के साथ बंद कर नहीं रहना चाहते। शादी में जीवन साझा करना पड़ता है, यानी कि एक तरीके से सैक्रिफाइस करना पड़ता है और वो इसमें बिलीव नहीं करते। उनको लगता है कि कुछ ही दिन पहले वो कह रहे थे कि उनको नहीं लगता कि अब उनकी शादी हो सकती है। तो अब उन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पर हालांकि बिलीव करना बंद कर दिया है। कुछ ऐसा ही वो खुद को पहले भी मानते थे, जिसकी वजह से उन्होंने अभी तक शादी नहीं करी है। वो अकेले रहते हैं, अपने फ्लैट में रहते हैं, लेकिन वो बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं और वो ऐसे ही किसी भी मूवी के लिए हाँ नहीं कर देते। वो लंबा इंतजार करते हैं। जो स्क्रिप्ट उनको बेहद बेहतरीन लगती है, जो उनको लगता है कि जो कैरेक्टर जिससे वो रिलेट कर पाते हैं, उसी मूवी के लिए वो साइन अप करते हैं। आपको तमाम उनके ऐसे कैरेक्टर्स याद होंगे जिसमें वो अपनी छाप छोड़ चुके हैं। अभी हाल फिलहाल उनकी जो मूवी धुरंधर आई थी, उसमें भी उन्होंने एक विलन का रोल अदा किया है। रहमान डकैत वो बने थे और वाकई बेहद शानदार उन्होंने उसमें प्रदर्शन किया है। हालांकि देखिए, निजी जीवन में वो बिल्कुल अलग है, निजी जीवन में वो बिल्कुल इंट्रोवर्टेड है, लेकिन जिस तरीके के रोल्स वो आमतौर पर करते हैं वो बेहद एक्सट्रोवर्टेड रहते हैं और ये अंदाज़ा लगा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि वो उन्हीं के द्वारा अदा किए गए हैं और वो निजी जीवन में इतने इंट्रोवर्टेड हैं।
आइए कुछ और बातचीत इसको लेकर करेंगे। कराची का दिल लियारी एक ऐसा इलाका जो कभी फुटबॉल के जुनून और मुक्केबाजी की रिंगों से गूंजता था, लेकिन 1960 के दशक से जब हशीश का धंधा यहाँ के गलियों से घुस आया, लियारी वाइल्ड वेस्ट बन गया। गैंग वॉर, वसूली और खून की खोली यहाँ की कहानी सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि बलूच संस्कृति की वफादारी, गरीबी की चीख और राजनीति के काले खेल की है। बॉलीवुड के धुरंधर मूवी ने रहमान बलूच की जिंदगी, लियारी के गैंग वॉर, 26/11 की साजिश को फिर से उधेड़ दिया है। सच्चाई हमेशा फिल्मों से कहीं ज्यादा खौफनाक होती है। क्या कुछ सच्चाई अदा की गई है, आइए रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें। लियारी कराची का सबसे पुराना वर्किंग क्लास इलाका 19वीं सदी में बनाया गया, जहां बलूच, सिंधी और पश्तून समुदाय रहते थे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ था। बेनजीर भुट्टो का वोट बैंक, फुटबॉल क्लब जैसे क्लोचियन और महाजान यहाँ से निकले। लेकिन 1960 में जब काला नाग गैंग ने हशीश तस्करी शुरू की तो लियारी बदल गई। दाद मोहम्मद और शेरू जैसे अपराधी यहाँ से उभरे। 1990 के दशक तक ड्रग्स, जुआ और वसूली का साम्राज्य फैल गया। पानी की टैंकरों पर कब्जा, अवैध मदरसे और क्लिनिक सब गैंग्स के हाथ में चला गया। लियारी की गैंगवार 2000 के दशक में चरम पर पहुंची। सैकड़ों मौतें। 2012 का ऑपरेशन लियारी, हजारों पुलिसकर्मी, आरपीजी हमले, अपराध 80% कम हुआ, लेकिन निशान बाकी है। आज लियारी फिर फुटबॉल की ओर लौट रही है, लेकिन घाव गहरे हैं। 1960 के दशक में हशीश ट्रेड शुरू हुआ। 1990 के दशक में बाबू डाकू का उदय हुआ। 2003 में गैंगवार चरम पर था। 2012 में ऑपरेशन लियारी शुरू हुआ। लियारी की कहानी चैप्टर 1 के जरिए समझाते हैं। दरअसल 1975 में जन्मे सरदार अब्दुल रहमान बलूच, जिसे दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानती है, पिता दाद मोहम्मद और चाचा शेरू 1960 से ड्रग स्मगलिंग में थे। बचपन से रहमान ने स्मगलिंग का धंधा सीखा। 19 साल की उम्र में मां को गला घोटकर मारने का आरोप लगा। लोग कहते हैं कि मां के शव को पंखे से लटका दिया गया। कारण बताया गया कि मां का दुश्मन गैंग के साथ रिश्ता था। इसी कहानी ने रहमान को खौफ का प्रतीक बना दिया। 2001 में हाजी लालू की गिरफ्तारी के बाद रहमान ने उनका गैंग संभाला। अरशद पप्पू से दुश्मनी शुरू हुई। 2003 में फैजू बलूच की हत्या की वजह फंडिंग न देना। उजैर, रहमान का चचेरा भाई, उनके संगठन में शामिल हो गया। 2008 में रहमान ने पीपल्स अमन कमेटी बनाई। समानांतर सरकार, क्लिनिक, स्कूल, फुटबॉल टूर्नामेंट फंड किए, लेकिन पीछे वसूली, हत्या और ड्रग्स, पीपीपी से राजनीतिक संरक्षण मिलना। 2007 में बेनजीर भुट्टो को कार बम से बचाया, लेकिन एसएसपी चौधरी असलम से टकराव। 9 अगस्त 2009 स्टील टाउन में पुलिस एनकाउंटर। 34 साल की उम्र में रहमान मारा गया। उसके बाद उजैर ने कमान संभाली, लेकिन 2020 में जासूसी के आरोप में 12 साल की सजा हुई। 26 नवंबर 2008 मुंबई लश्कर तैयबा के 10 आतंकी, अजमल कसाब समेत होटलों, स्टेशन पर हमला। 166 लोग मारे गए। मास्टरमाइंड जकीर उर रहमान लखवी, हाफिज सईद, पाकिस्तान से निर्देशित। लेकिन लियारी का क्या कनेक्शन? वास्तविकता में कोई सीधा नहीं। लियारी गैंग